Hello everyone, I am Ritesh Chawla and I welcome you all to the face-to-face series presented by UniApply, where we hold candid conversation with the educational leader and they share their insightful experience behind their successful journey with the institution. Today we have Mr. Sunil Maini. He is the principal for Crescent Public School. Sir is principal with the school for more than over 2 decades. And today we are going to ask him a lot of questions on his journey with Crescent Public School. Welcome, sir. Thank you. So, sir, would you like to tell us about your experience and vision and mission of this school? ये मिस्टर JW मैनी ने स्टार्ट किया था। वो एजुकेशनिस्ट थे। उनका एम एक ही था कि मैं ऐसी एजुकेशन दूं जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो। और स्कूल जनरली क्या करता है, टॉपर्स बच्चों को ले लेता है, लेकिन मिडिल क्लास और जो लो परसेंटेज वाले थे उनके लिए नहीं करता। राइट। तो हमारे फादर ने यही किया कि उन्होंने कहा कि उनको कोई नहीं लेता, उनको आगे कौन बढ़ाएगा। राइट। तो वो इस तरह से एम लेके चले थे कि 1986 में सोसाइटी रजिस्टर हुई थी। राइट। एंड 87 में स्कूल हमने स्टार्ट किया था। राइट। रेजिडेंस बिल्डिंग से। 91 में हमारे को यहाँ पे लैंड अलॉट हुई थी, डीडीएल लैंड अलॉट हुई थी। तो करते करते प्रोग्रेस करते करते आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वो सब उन चेयरमैन सर की बदौलत है। राइट। और उनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो भी थे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। राइट। और उस एम एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत क्लियर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि बच्चों को ये नहीं है कि आपने उनको पनिश करना है या करना है या इस तरह से आपने बात करनी है पेरेंट्स से कि एक उनको एक अच्छा न लगे। आपने उनको ये नहीं कहना कि आपका बच्चा वीक है या कुछ है। राइट। वो कहते थे कि वीक कोई नहीं है। राइट। अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा या नहीं किसी रीजन से नहीं आगे बढ़ पा रहा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। राइट। आपने उसको देखना है, उसको ढूंढना है और उस बच्चे की प्रोग्रेस में उसको आगे बढ़ाना है। राइट। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर कि इसमें ओवरऑल पूरा सोसाइटी एट लार्ज को उन्होंने सोचा, जहाँ पे ना सिर्फ एक ब्रांड बिल्डिंग बट सोसाइटी बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। सो आई एम श्योर कि इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी हार्डवर्क लगता है। राइट। सो आप अपनी इस 20 साल की जर्नी में आप कुछ बता पाएँ कि उसके बाद कैसा चेंज आया स्कूल में और स्कूल ने क्या प्रोग्रेस किया पिछले 20 सालों में जब से सर स्कूल आपकी लीडरशिप में है? हाँ, पिछले 20 साल से मेरी लीडरशिप में है और इसमें स्कूल हर साल ही कुछ ना कुछ डेवलप करता है, नया करता है, जिससे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले और बच्चों की प्रोग्रेस आगे बढ़े। हमारे रिजल्ट सिस्टम टॉप मोस्ट पे हैं, मोस्टली 100% है, लेकिन कुछ कभी नहीं भी आते तो स्कूल फील नहीं करता, क्योंकि स्कूल का काम एक ही है कि कमज़ोर बच्चे को भी लेके चलना और उसकी परसेंटेज। हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि 90, 99 आने चाहिए या हम उसी बच्चे का एडमिशन ले जो 90+ वाला हो तो हम एडमिशन ले, नहीं तो नहीं ले। राइट। हमारा एम जो था वो ये था कि जो भी सपोज मेरे पास 10th में जितने भी परसेंटेज बच्चे ने ली है और हमने उसको एडमिशन दिया है तो उसकी 12th के अंदर परसेंटेज बढ़नी चाहिए। राइट। और उसके लिए हमारे टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स किए और यहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। राइट। बहुत कम है कि कभी टीचर चेंज हो जाए ड्यू टू उसके पर्सनल रीज़न की वजह से। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जिसने ज्वाइन किया वो रिटायर ही होके निकला। दैट्स ग्रेट। तो टीचर्स का एक्सपीरियंस, हमारी कोशिश, ओवरऑल कोशिश, हमारे फिजिकल टीचर वो भी पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राइट। और हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया और CBSE और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्पोर्ट्स के होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, कल्चरल में किया, तो उसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी आगे प्रोग्रेस दिखाई है। राइट। सो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 20 सालों में काफ़ी कुछ टीचर्स ने हार्डवर्क किया और आपकी लीडरशिप में आपने भी काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूट किया सबको अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, बट आपने पिछले कुछ 1.5 साल 2 साल से जो भी हम देख रहे हैं कोविड से इम्पैक्ट हुआ है, स्कूल्स ने काफ़ी अच्छे से कोप अप किया विद द टेक्नोलॉजी। ओवरनाइट स्कूल जो है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे, और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हाइब्रिड मोड पे भी स्कूल चल रहा है। सो आप कुछ बता पाएंगे हमें कि टेक्नोलॉजी को स्कूल ने कैसे अडॉप्ट किया और क्या एडिशनली किया जिससे ईज आउट हो गया बच्चों के लिए
और इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए भी उनकी परफॉर्मेंस देखना या टीचर्स के लिए। सो आपने इस पूरे ओवरऑल मिशन को किस तरीके से ड्राइव किया? मैं पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा टीचर्स का, राइट, जो कंप्यूटर से लिंक नहीं थे, ना उनका लाइन थी ना कुछ था, लेकिन उन्होंने कितना इजी वे में राइट, उसको समझा किया, और आज उन्होंने जो क्लासेस ली राइट, वो एक तारीफ़ काबिल है। तो मैं सबसे पहले तो टीचर्स का धन्यवाद करूँगा कि Right. उन्होंने, कोई 20 इयर्स 30 इयर्स की थी, कोई 40 इयर्स की थी, कोई 50 थी, कोई रिटायरमेंट पे थी। राइट, आई एम श्योर, क्योंकि जो लोग हाई एज ब्रैकेट के होते हैं उनके लिए अडॉप्ट करना काफी मुश्किल होता है। Right. लेकिन मेरे टीचर्स ने बहुत स्मूथ वे में किया, और आज हमारी जो क्लासेस चल भी रही हैं वो इतनी स्मूथ है। राइट, और हम लोगों ने पैकेजेस लिए, उसको किया, बच्चों के कंफर्ट के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, और उसके साथ साथ हमने वीकली उनको जो भी वीक में काम होता था, राइट, वो उनको हम लोगों ने वीकली उनको काम भेजने शुरू कर दिए, जो बाई चांस नहीं ले पाए क्लास या किसी वजह से मिस हो गई उनकी क्लास, Right. तो वो उसको कवर अप कर पाए। साउंड्स गुड। हाँ, तो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हुई। Right. जब स्टार्ट था तब तो हमें भी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा। पेरेंट्स की भी तकलीफ थी कि उनको भी नॉलेज नहीं थी, राइट, बच्चों को भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन थैंक्स करूँगा गवर्नमेंट का भी और टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, और उन बच्चों का भी जिनको हमने कभी मोबाइल अलाउ नहीं किए थे, राइट, और आज उनको उसी मोबाइल पे काम करना पड़ रहा है, Exactly. उसी पे पढ़ना पड़ रहा है। राइट, सेकेंडली, हमारे पास जो भी पेरेंट्स की सजेशन आती है हम उसका हमेशा वेलकम करते हैं। राइट, अब जैसे पेरेंट्स ने कहा छोटे बच्चे हैं, आप उनका 2 आवर्स का 3 आवर्स का डेली का कर दीजिए, राइट, और जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस चलती गई उनके टाइमिंग्स चेंज कर दिए गए। तो हमें लगता है कि पेरेंट्स की सजेशन से हम लोग काफ़ी ये स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है। तो सर जैसा आपने बताया कि आपके स्कूल ने बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, बट आपको जिस तरीके से पता है पिछले 1.5 साल में काफ़ी डायनेमिक्स चेंज हुए विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, और पेरेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको पता है कि दिल्ली जैसी सिटी में पेरेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। सो आपने एडमिशन एंड पे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है एडमिशन के टास्क को टेक केयर किया? एक्चुअली था क्या, जब से कोरोना आया उसके बाद से टेक्नोलॉजीज में बहुत फ़र्क आया, या जब से कंप्यूटर्स आए, राइट, 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी से। तो पहले क्या होता था कि फॉर्म पेरेंट्स लेने आता था, फिर डिपॉजिट कराने आता था, तो उसमें उसका टाइम बहुत वेस्ट होता था, उसकी Right. जॉब पे असर पड़ता था। राइट, लेकिन जब से हम लोगों ने यूनी अप्लाई को अडॉप्ट किया, उसमें हमें बहुत बेनिफिट मिला। हमें ही नहीं, पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, Right. क्योंकि पेरेंट्स को ना तो स्कूल आना पड़ रहा है, राइट, ना कुछ होना पड़ रहा है, और कोरोना की वजह से राइट, मतलब यूनी अप्लाई ने हमारी इतनी हेल्प की कि QR कोड दे दिया गया, राइट, और हम लोगों ने भी बाहर गेट पे QR कोड्स दे दिए। Right. उससे पेरेंट्स को ये बेनिफिट हो गया, वो अपने मोबाइल के ऊपर करके जैसे ही वो QR कोड को यूज़ करेंगे उसी टाइम फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ से जब हमारे तक पहुँचता है Right. तो स्कूल के लिए इतना इजी हो गया कि बजाय पहले हम लोग पेन से रिकॉर्ड बनाया करते थे, पेपर वगैरह चलता था, Right. उससे हम बच गए। राइट, आज हमारे ना टीचर्स को, ना पेरेंट्स को, ना किसी को किसी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो एक कॉन्टैक्टलेस हो गया, कॉन्टैक्टलेस। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी आने से जो है हम लोगों को, पेरेंट्स को, सभी को बेनिफिट हुआ। और यूनी अप्लाई का भी मैं थैंक्स इसलिए करूँगा क्योंकि यूनी अप्लाई की वजह से हम लोगों को एक टेक्नोलॉजी उन्होंने जैसे इंट्रोड्यूस करवाई, Right. हमें लगा कि हाँ, हमें इनको अपना पार्टनर बनाना चाहिए। राइट, और उसके साथ साथ जब हम दोनों ने मिलके काम किया तो हमें लगा इससे इजी और कोई मेथड हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स जो है वो दोनों जॉब करते हैं, मदर एंड फादर, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई दिल्ली के अंदर, राइट, और उनके पास टाइम नहीं है, छुट्टी मिल नहीं सकती। राइट, जनरली क्या होता था कि जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किए थे, या 2010 तक, 12 तक, 15 तक, पेरेंट्स को अलग अलग स्कूल में जाना पड़ता था, वहाँ फॉर्म भरने पड़ते थे, राइट, उसमें उनका टाइम भी वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था, राइट, और
स्कूल का भी दोनों चीज़ें वेस्ट होती थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कूल में भी आके फिर स्कूल में आना, डिफरेंट करना, जगह पे जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों से हमें यूनी अप्लाई ने, जब उन्होंने हमें बताया, हम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी, तभी हम लोगों ने उनके साथ टाई अप किया। राइट। और जब से हमने लास्ट ईयर से उनके साथ टाई अप किया, क्योंकि कोरोना टाइम पे काफ़ी टाइम तक लीव रही, एक किस्म से लीव, क्या कि गवर्नमेंट ने ही क्लोज कर दिया, कोई स्कूल नहीं आ सकता, कोई जा नहीं सकता, ऑफिस नहीं जा सकता। राइट। उस टाइम पे पेरेंट्स ने यूनी अप्लाई के द्वारा राइट। अपने बच्चों के एडमिशन्स में बहुत उनको इजी रहा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके उससे किया, जिससे उन्होंने स्कूल को किया, स्कूल के लिए भी घर बैठ के ही वो काम बहुत इजी हो गया। राइट। राइट। तो हम लोगों के एडमिशन्स भी बहुत स्मूथली हुए, राइट। अनटच्ड हुए, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई पेन वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटली कंप्यूटर बेस्ड हुए। राइट। राइट। तो ये एक अपने आप में टेक्नोलॉजी बहुत हम लोगों को अच्छी लगी, और आज भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी हम चाहते हैं कि यूनी अप्लाई के साथ ही हम मिलके चले। राइट। सो ये तो काफ़ी अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए सोच रहे हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उनके लिए प्रोसेस को ईज आउट करें, और साथ साथ आपका खुद का भी इंटरनल मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन है वो काफ़ी ईजी हो गया। सो सर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इस फेज़ में आपकी हेल्प करी, और आपने बताया एकेडमिक डिलीवरी में भी हेल्प करी, बट क्या और डे टू डे टास्क में क्या और कुछ मतलब स्कूल और टेक्नोलॉजी को जैसे किस तरीके से यूज़ करता है जब हम बात करते हैं? सो 2 फेजेस तो हमने कवर कर लिए, बट तीसरे फेज पे आ जाते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो बेसिकली स्कूल में बच्चा पहले रह के करता था, अब वो घर पे रह के करेगा। सो उस केस में आपने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज़ किया? हमने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एडवांस हम लोग चल रहे हैं। शायद आपको याद होगा, जब दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी की आई थी, उस वक्त इन्होंने पार्क में हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे जो एक्सरसाइज के लिए थे, क्योंकि लोग जिम जाते थे तो वहाँ पे कई प्रॉब्लम्स आ जाती थी। राइट। तो हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अपने स्कूल में लिया, राइट। और हमने वो बच्चों को एक्सरसाइज करवाई, जिस ताकि उनकी फिजिकली फिटनेस रहे, और बच्चा फिजिकली फिट रहेगा तो मेंटली ऑटोमेटिकली रहेगा। राइट। तो उसके साथ साथ हमने लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट बहुत हम आगे चले गए। तो हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स को ऐड ही करते हैं। राइट। हर साल हमारी कोशिश रहती है कि अगर कुछ भी ऐसा नया आया है तो हम उसको अपने स्कूल में अपने बच्चों को सिखाएं, करें। जैसे हैंडबॉल आया था, हमारे बच्चे फॉरेन तक गए उसके लिए, वहाँ से प्राइजेस भी लेके आए, अवार्ड भी लेके आए, ट्रॉफीज लेके आए। साउंड्स गुड। तो ये तो काफी अच्छा है अगर आप मतलब बच्चों को इस लेवल का भी एक्सपोजर में अगर आप हेल्प कर रहे हैं जी विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, सो ये तो काफी अच्छा है। सो सर, क्या ये सभी क्लासेस के लिए, मतलब मिडिल सेक्शन? नहीं, सभी क्लासेस के लिए, सभी बॉयज गर्ल्स सभी के लिए ये है। और नर्सरी के लिए जो है वो थोड़ा सा इजी एक्सरसाइजेस, राइट। और जो अपर क्लास की है या 14 प्लस है, उनको थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत है आज फिजिकली फिट रहने के लिए, क्योंकि आज टाइम किसी के पास नहीं है। बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फास्ट फूड के ऊपर पड़े रहते हैं कि फास्ट फूड खाना है उनको, घर का खाने में वो थोड़ा सा करते हैं। तो उनको फिजिकली फिट रखने के लिए वो जिम जो गवर्नमेंट ने पार्क्स में लगाई थी, राइट, हमें इतना अच्छा लगा, हमें इतनी पसंद आई, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही उसको पार्क्स में जाके किया और मुझे उसमें बहुत बेनिफिट सा लगा। राइट। मुझे लगा कि जिम से कुछ हटके है, राइट। लेकिन और गवर्नमेंट ने उसको नाम भी जिम दिया था, लेकिन उसका नाम है ओपन जिम। राइट सर। तो हमने वो लगाया, उससे हमें आज 5, 10, 6, 7 साल हो गए हैं उसको, तो बहुत हमें प्रोग्रेस नज़र आती है। सो सर, जैसे आपके स्कूल में आप अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पेरेंट के लिए कितने अप्रोचेबल हैं? एग्जिस्टिंग के लिए ये है कि मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, उनके पेरेंट्स को बहुत क्लियर है कि वो स्कूल में आके प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, राइट, और टीचर से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्लासरूम में बिजी होते हैं। यस। तो पेरेंट्स का क्या है कि वो चाहता नहीं है कि वो वेट करे। राइट, राइट। तो हम भी नहीं चाहते कि स्कूल किसी भी रीज़न से पेरेंट्स को वेट करवाए। तो अगर
अपॉइंटमेंट पहले से ली होती है तो पेरेंट्स और स्कूल दोनों के लिए बहुत एक इजी वे हो जाता है, जिससे पेरेंट्स का टाइम भी वेस्ट नहीं होता और जो भी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, जो भी सजेशंस है, वो हम तक डायरेक्ट पहुंच जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल भी यही है, मैनेजमेंट भी यही है, टीचर्स भी यही है, और उनके साथ साथ स्टूडेंट भी यही है। जब तीनों चीज़ें आमने सामने हो जाती हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। राइट, सो कम्युनिकेशन आपके यहाँ काफ़ी इजी है जिस तरीके से आपने बताया। सो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सर आपके स्कूल की रीच कितनी है, मतलब कितना एरिया आप अपनी विसिनिटी में इस सिटी में आप कवर कर रहे हैं? हमारे स्कूल में जो आ रहे हैं वो पीतमपुरा, रोहिणी, शालीमार बाग, राइट, अशोक विहार, इस साइड से हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, रानी बाग, मोती नगर, पंजाबी बाग, तो ये हमारे विद इन 7 किलोमीटर्स में आते हैं। राइट, तो वो बच्चों के लिए एक तो टाइम वेस्टेज कम है, क्योंकि जितना नियर बाय स्कूल में वो एडमिशन लेंगे उतना उनके बच्चों को टाइम सेव होता है। तो हमारी बसेस स्कूल की खुद की बसेस हैं और इसलिए बच्चा, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने घर तक पहुंचे। सर जिस तरीके से आपको पता है कि सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एक विजन और मिशन के साथ, एज एन एजुकेटर आपका क्या व्यू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ये क्रांति लेके आई है। राइट, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए। राइट, मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, जो ये पॉलिसी को लाए भी और अब इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वो बहुत स्पीडली तैयार बैठे। राइट, इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सिस्टमेटिकली डिवाइड किया गया है एजुकेशन को। 3 साल के पहले एक बैच बना दिया गया, उसके बाद फिर 3 साल का बैच बना दिया गया। राइट, इसी तरह 9th, 10th, 11th, 12th एक बैच में हो गया पेरेंट के लिए काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो पेरेंट्स गया के लिए। और उसके साथ साथ मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आई है कि सपोज मैंने आर्ट्स ले ली उस वक्त, राइट, लेकिन मैं उसके बाद चाहता हूँ कि मैं कॉमर्स लाइन में चला जाऊँ, तो वो चीज़ें इसमें बहुत इजी है। एक आर्ट का बच्चा साइंस में जा सकता है, राइट, कॉमर्स में जा सकता है, साइंस का बच्चा आर्ट्स में जा सकता है, ये तो पहले से था। राइट, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि आर्ट्स वाला बच्चा डॉक्टरेट कर रहा, Right. डॉक्टरी कर रहा। आज वो चीज़ हमारे मोदी जी ने बहुत इजी कर दी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। राइट, सो ये काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो गया जिस तरीके से आपने बताया और काफ़ी लिबरल हो गया है। सो अगर हम आपने जिस तरीके से आप स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, सो अभी करंटली आपका स्कूल किन स्ट्रीम्स को केटर कर रहा है सर? हमारे ऑल स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स। मोस्ट प्रॉब्ली जितने एक दिल्ली के स्कूलों के अंदर सब्जेक्ट्स चलते हैं, राइट, वो हमारे स्कूल में सभी हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि बच्चा जो चाहता है एक्चुअल में, क्योंकि होता क्या है, कभी पेरेंट्स स्ट्रेस करता है आप साइंस ले लीजिए, हम पहले बच्चों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा पेरेंट्स, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई ब्रदर सिस्टर, क्योंकि जो बच्चा चाहता है अगर उसको उसके चॉइस की चीज़ मिलेगी, उसको चॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा, राइट, तो बहुत खुश होकर उसको अडॉप्ट करता है। और अगर पेरेंट्स कहे मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, राइट, तो वहाँ पे बच्चा एक प्रेशराइज में आ जाता है और हमारा मानना है कि शायद वो पीछे रह जाए। राइट, सो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो सोशल प्रेशर है उसको भी इसमें टेक केयर करते हैं और वहाँ पे आप इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो सर इसके मतलब जिस तरीके से आपने बताया, तो इसके अलावा भी क्या कुछ काउंसलिंग सेशन बच्चों के लिए कि वो किस तरीके से स्ट्रीम को डिसाइड कर पाएँ? हाँ, उसके लिए हमने साइकोलॉजी का एक अपॉइंट किया हुआ है टीचर, और साइकोलॉजी के साथ हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ और जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हमें जिसके लिए बारे में भी बोलती है, हम उसको भी अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ चलते हैं। साइकोलॉजी इसलिए है ताकि वो टीचर ये जान पाए कि बच्चे की सोच क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उससे बात करके, उसके पेरेंट्स से बात करके, और अगर कहीं पे पेरेंट्स और बच्चे की सोच में फ़र्क है तो हम फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये जो सोच रहे हैं, आपका बच्चा ये सोच रहा है, और
कम्युनिकेट करके हम लोग पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी टीचर, प्रिंसिपल मिलके हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या जो बच्चा मांग रहा है क्या वो ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है वो हमेशा स्टूडेंट की रहती है। ये तो बहुत ही अच्छा है सर, आपने काफ़ी सरलता से हमें काफ़ी विषयों के बारे में बताया कि किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करते हैं, उनका सोशल प्रेशर हो गया या स्कूल टेक्नोलॉजी को लेके कितना अपवर्ड है और सोसाइटी में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका ये जो इंटरव्यू था आप काफ़ी अच्छा आपने सरलता से हमें बताया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सो आज हमारे साथ थे मिस्टर सुनील सर, ही इज़ द प्रिंसिपल विद क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, और सर ने काफ़ी इजीली हमें बताया कि किस तरीके से स्कूल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिकॉज बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली में या अपने जीवन में ही आगे नहीं बढ़ता, लेकिन वो हमारे नेशन में कंट्रीब्यूट करता है। सो एक एक बच्चे पे ध्यान देना और जिस तरीके से स्कूल जो है हर सेगमेंट के बच्चे को साथ लेके चलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि काफ़ी नया है, जो आज मेरे को सीखने को मिला।